आज हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर टॉपिक आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले यदि हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करें, हमारे पास हमने पढ़ा है कि एटम होता है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हमने मान लो एक सोडियम का एटम लिया, सोडियम का कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का न्यूक्लियस के ऊपर +11 चार्ज, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच रखा है। इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच रखा है। तो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टेंस में है, अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टेंस में है। हम क्या चाहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है एग्जिस्टेंस के अंदर। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस का, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। तो निश्चित रूप से यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहते हैं तो हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी जो एनर्जी ग्रेटर हो इस अट्रैक्टिव फोर्स से, एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो इस अट्रैक्टिव फोर्स से ग्रेटर हो। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब डिफाइन करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द minimum amount of energy required to remove the valence electron, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होती है, इसलिए वो लूजली बाउंड होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यदि हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मैं कंप्लीट डेफिनेशन की तरफ बढ़ूँ तो कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम when present in ground state। तो बच्चों दो वर्ड आपके पास आए, एक तो आया ग्राउंड स्टेट और एक आया गैसियस एटम। तो सिग्निफिकेंस सबसे पहले इन्हीं की पूछ लेते हैं हमसे कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ गैसियस एटम की सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात पूछता है, सिग्निफिकेंस ऑफ गैसियस एटम। हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड स्टेट में एक एटम दूसरे एटम के बिल्कुल क्लोज है, ये सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में एक एटम दूसरे एटम से थोड़ी दूर है, लिक्विड स्टेट है। और गैसियस स्टेट जब है तो एक एटम और दूसरा एटम आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है। कितनी दूर हैं गैसियस स्टेट के अंदर, इतनी दूर हैं कि इस एटम के ऊपर इस एटम का ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगती ना कोई रिपल्सिव फोर्स लगती। यानी कि जो एटम है उस एटम के अंदर यदि हम ये कहें कि एक एटम है, उस एटम के अंदर ना तो गैसियस स्टेट के अंदर इस एटम की कोई अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लगती है, ना इस एटम की कोई रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगती है।
तो गैसीय स्टेट में ये है कि हमने मान लो इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने कोई एटम था गैसीय स्टेट में, उसके ऊपर X पॉजिटिव चार्ज था, वो गैसीय स्टेट में था, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लगी थी, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स हमने इसको दी, एनर्जी दी, इस अट्रैक्टिव फोर्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमने इसको दी, वो एनर्जी मान लो हमारे पास y किलो जूल पर मोल आई, y किलो जूल पर मोल आई। तो वो एनर्जी सारी की सारी एनर्जी गैसीय स्टेट में यदि एटम है तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए काम की है, क्योंकि दूसरा जो एटम है गैसीय स्टेट में वो इतनी दूर है, इससे बहुत दूर है, ये माना जाता है इससे बहुत दूर है, इसलिए इस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इट मीन्स यदि एटम गैसीय स्टेट में है तो सारी की सारी जो फोर्स लगी, जो y किलो जूल पर मोल एनर्जी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी आई, वो आयनाइजेशन एनर्जी सारी की सारी केवल और केवल गैसीय स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का काम हुई। यानी गैस स्टेट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? कोई पूछे सिग्निफिकेंस ऑफ गैसीय स्टेट, तो हम कह सकते हैं इन गैसियस स्टेट the atoms are considered far apart from each other, so that no attractive or repulsive force exist on each other। यानी कि आपको जो एनर्जी मिली वो एक्चुअल में आयनाइजेशन एनर्जी मिली। दूसरा आपके पास था ग्राउंड स्टेट के लिए हम बात करें ग्राउंड स्टेट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ग्राउंड स्टेट की यदि बात करें, ग्राउंड स्टेट के अंदर जब एटम है, ग्राउंड स्टेट में यदि एटम है तो ग्राउंड स्टेट में ये आपके पास न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि ये इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट सेल, ये ग्राउंड स्टेट और ये इससे आगे की जो स्टेट हैं ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट, ये सारी की सारी स्टेट एक्साइटेड स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हुआ, ग्राउंड स्टेट की बजाय इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हुआ, तो इसका मतलब मान लो यहीं पर हुआ फर्स्ट एक्साइटेड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी ऑलरेडी अब्जॉर्ब है, ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड है, इसके पास अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। और यदि ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी इसके पास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास है ऑलरेडी अब्जॉर्ब, इस इलेक्ट्रॉन ने ऑलरेडी एनर्जी अब्जॉर्ब रखी है, तो अब यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से निकालोगे तो आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो आयनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं मिलेगी। यदि एटम ग्राउंड स्टेट में है तभी आपके पास एग्जैक्ट आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी। यदि एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में है तो उसने कुछ एनर्जी ऑलरेडी अब्जॉर्ब रखी है, वो आपके पास आसानी से बाहर निकल जाएगा, जबकि आपके पास एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी। ये ग्राउंड स्टेट का सिग्निफिकेंस है। ग्राउंड स्टेट में कोई पूछे ग्राउंड स्टेट सिग्निफिकेंस क्या है? इफ एटम इज present in excited state, यदि एटम एक्साइटेड स्टेट में हो ग्राउंड स्टेट की बजाय, इट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी अब्जॉर्ब सम एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इस एटम ने कुछ ना कुछ एनर्जी ऑलरेडी अब्जॉर्ब रखी है। इफ एटम इज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड सम एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट करेक्ट। वो आपके पास करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, वो आपके पास करेक्ट नहीं है। अब बात आती है कि हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन
मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। आपके पास हमारे पास आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यदि ये बात हमसे पूछता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो पहले फैक्टर हमारे पास आता है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। यदि आप एटम की साइज़ की बात करते हो तो एटम की साइज़ के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है Q1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है Q2, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है तो अपॉन R स्क्वेयर, अपॉन R स्क्वेयर। अट्रैक्टिव फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर के बराबर है। यदि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर है, R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। R बढ़ेगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आपके पास R के, R स्क्वेयर के, R बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स घटेगी। अट्रैक्टिव फोर्स यदि घट रही है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतनी ही हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से रिमूव होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, एटॉमिक साइज घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये बात लेकर, यदि मैं ये फैक्टर लेकर आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, जनरल वेरिएशन एक पीरियड में, ग्रुप में और पीरियड में देखता हूँ, हम यदि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन एक ग्रुप में या पीरियड में देखें तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, फैक्टर आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ी, आयनाइजेशन एनर्जी घटी, साइज घटी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी, यानी ये आपके पास फैक्टर है। अब एक ग्रुप में बात करें, यदि आप ग्रुप के अंदर बात करें और मान लो मैं फर्स्ट ग्रुप ही ले लूँ, फर्स्ट ग्रुप ले लूँ, फर्स्ट ग्रुप आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स हुए, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, ये एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। किसी भी ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम आपके पास 19, लिथियम के अंदर 2-1 कॉन्फिगरेशन, 2-8-1 कॉन्फिगरेशन, पोटेशियम का 2-8-8-1 कॉन्फिगरेशन, 2-8-8-1 कॉन्फिगरेशन। यानी आप जा रहे हो डाउन द ग्रुप तो साइज, नंबर ऑफ सेल बढ़ती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप यदि जाओगे आप तो एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ सेल गेट्स इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल गेट्स इंक्रीज, सेल गेट्स इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती हैं, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है। जब नंबर ऑफ सेल्स गेट्स इंक्रीज होंगी, यदि सेल गेट बढ़ेंगी तो साइज बढ़ जाएगा। साइज का इनवर्स क्या रिलेशन है, इनवर्स का। तो आप डाउन द ग्रुप यदि जाओगे तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सीजियम जो है, सीजियम की द आयनाइजेशन एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम इज लीस्ट। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी यदि किसी की है तो सीजियम की है। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास सबसे कम है। यदि मैं डाटा लिखूं तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास 374, रुबिडियम की 403, पोटेशियम की आप देखें 419, सोडियम की आप देखेंगे 496 और लिथियम की देखेंगे 520। ये सब डाटा आपके पास
किलो जूल पर मोल के अंदर है, किलो जूल पर मोल के अंदर डाटा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की क्या है, लीस्ट है। लिथियम 520, 496, 419, 403, 374। पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे कम यदि आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की है तो वो क्या है, सीजियम की है। इसलिए सो सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फोटो वोल्टेइक सेल्स। जो सोलर सेल्स है, सोलर पैनल्स हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई लगता है सीजियम लगाया जाता है। उसका कारण है सीजियम का कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। ये ग्रुप के अंदर वेरिएशन आया आपके पास, ये ग्रुप का वेरिएशन था। जब आप ग्रुप के वेरिएशन की बात कर रहे हो, पीरियड में देखें, हम पीरियड के अंदर देखें सभी ग्रुप्स में जनरल वेरिएशन है कि डाउन द जनरल प्रॉपर्टी है, एक्सेप्शन हो सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टी है कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा पीरियड में देखें हम, आपके पास पीरियड था बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये एक पीरियड था एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि आप बोरोन का आयनाइजेशन एनर्जी देखते हो तो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास, बोरोन का कॉन्फिगरेशन देखें तो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2 और 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक। सभी के अंदर देखो आप, सेल तो सब में सेम है, सेल सभी के अंदर सेम है, सभी में 2 ही सेल है। अब सेल सेम है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज देखें आप, न्यूक्लियर चार्ज देखें, न्यूक्लियर चार्ज आपके पास 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये न्यूक्लियर चार्ज है 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। अब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज की यदि आप बात करोगे कि न्यूक्लियर चार्ज तो हर सक्सेसिव एलिमेंट के ऊपर बढ़ता गया है, जबकि साइज क्या है, नंबर ऑफ सेल क्या रहे, सेम रहे। तो विद इंक्रीज इन अक्रॉस ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज increase at each successive element। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज से नंबर ऑफ सेल सेम है, तो F आपके पास क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी बताया था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R सेम। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, Q1 जो है वो बढ़ रहा है, Q1 आपके पास बढ़ता जा रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जा रही है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी तो आपके पास साइज क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, साइज घटती चली जाएगी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहाँ से इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट, सो बट द नंबर ऑफ सेल remains same, so size gets decreased। किसी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा खींचेगी, सेल सेम है, साइज घटेगी अक्रॉस पीरियड साइज घटेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज का रिलेशन इनवर्स का है। तो साइज यदि घटेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। अक्रॉस द पीरियड आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यदि वैल्यू लिखें तो 801, 1086, 1402, 1314, 1681 और ये आपके पास 2081। देखिए आप लगातार बढ़ रही हैं। 801 किलो जूल पर मोल में है सारी वैल्यू, किलो जूल पर मोल के अंदर वैल्यू है 801, 1086, 1402, 1314। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में बताऊंगा अभी कि एक्सेप्शनल ट्रेंड क्यों है ये। 1314, 1681, 2081। तो आपके पास हमने एक वेरिएशन देख लिया, पहला फैक्टर देखा कि एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज का वेरिएशन आपके पास क्या है कि एटॉमिक साइज का वेरिएशन आपके पास है कि जैसे जैसे आपके पास साइज में और आयनाइजेशन एनर्जी में इन्वर्स का रिलेशन है, साइज में और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। दूसरी बात आप देखें तो सेकंड अगला फैक्टर आप देखें न्यूक्लियर चार्ज। अगला फैक्टर आपके पास आता है न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज। यदि आप न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर देखेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, अभी देखा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 यानी न्यूक्लियर चार्ज है, Q1 बढ़ेगा तो F बढ़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज का और आयनाइजेशन एनर्जी का आपके पास जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, यदि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई तो आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। यह आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है न्यूक्लियर चार्ज का और आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा फैक्टर आपके पास जो निकल के आता है वो है थर्ड फैक्टर है, जो निकल के आपके पास थर्ड फैक्टर आता है हाई एनर्जी इफेक्ट करने वाला थर्ड फैक्टर, दैट इज हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। कल ही बताया था आपको जूम क्लास के अंदर कि हाफ फील्ड और फुलफिल्ड जो कॉन्फिगरेशन है दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। और जो चीज़ स्टेबल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होगा, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखें आप ये बातें, हाफ फील्ड का एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल लें हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड में आपने अभी देखा था कि अक्रॉस द पीरियड जनरल ट्रेंड आपके पास था, कि जब आप अक्रॉस द पीरियड चल रहे थे तो साइज घट रही थी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है। होना चाहिए उल्टा, नाइट्रोजन ज़्यादा है। अब नाइट्रोजन की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आने का कारण क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। उसका कारण क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का लिखा 8 1s2 2s2 2p4। यदि हम यहाँ पर देखें 2p3 में, तो 2p3 1 2 3 2p3 1 2 3। ऑक्सीजन में देखें 1 2 3 2p4 तीन ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4। ये कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, हाफ फील्ड है। ये कॉन्फिगरेशन जो है ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड यदि है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है उसके, इसलिए सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए आपके पास ये एक्सेप्शन आपने दर्ज किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन किससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से। फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन की बात करें यदि हम, कि फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन के अंदर चले, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन की बात करें यदि, तो फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन में हमारे पास फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन की बात करते हो, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन की बात करें, फुलफिल्ड, तो जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये सारी नोबल गैसेज हैं। इन नोबल गैसेज हैं तो इनके पास नोबल गैसेज हैं, ये नोबल गैसेज यदि हैं तो इनके पास क्या है, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है।
फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जब इनके पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैसेज हैं, फुलफिल्ड एरी कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट पीरियड यदि था, फर्स्ट पीरियड की आप बात करते हो तो फर्स्ट पीरियड के अंदर इसकी, सेकंड के अंदर इसकी, थर्ड के अंदर इसकी, फोर्थ पीरियड के अंदर इसकी, फिफ्थ पीरियड के अंदर इसकी, सिक्स पीरियड के अंदर इसकी एंड सेवन्थ पीरियड के अंदर नीचे हो। यानी जो भी पीरियड्स हैं 7 पीरियड, उस सभी पीरियड्स के अंदर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी यदि किसी की है तो वो आपके पास किसकी है, नोबल गैसेज की है। कारण क्या है, क्योंकि उनका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैसेज के अंदर ही देखिए हम, तो डाउन द ग्रुप यदि आप जाते हो तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। तो हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सीजियम की सबसे कम, हीलियम की सबसे ज़्यादा। हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो 2372, 2081, क्रिप्टोन की 1520, 1350, डाटा याद नहीं करनी, 1170 और 1037। आप देखें पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम वो एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। हीलियम हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है सभी नोबल गैसेज के अंदर, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या हो गया, घट गया। दूसरा फैक्टर आपने, पहला फैक्टर पढ़ा एटॉमिक साइज, दूसरा फैक्टर पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा फैक्टर आपने पढ़ा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगला फैक्टर आप पढ़ रहे हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। यदि आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में सर क्या होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की यदि आप बात करते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पहले मैं समझाता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अंदर की जो सेल है उन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर की जो सेल हैं उन सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वापस करते हैं। दो फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गई, एक अट्रैक्टिव फोर्स और ये दूसरी फोर्स क्या आ गई, रिपल्सिव फोर्स। ये कौन सी फोर्स थी, अट्रैक्टिव फोर्स थी, जो अराइज हुई किसकी वजह से, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और रिपल्सिव फोर्स क्यों अराइज हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। अब उसका नतीजा क्या हुआ, दो अपोजिट फोर्स लगेंगी, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स थी ये डिक्रीज होगी, अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होगी, अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ घट गया, अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हुई। अब बच्चा कहता है ये कैसे पता चला आपको अट्रैक्टिव डिक्रीज हुई, रिपल्सिव क्यों नहीं डिक्रीज हुई, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड ही अभी भी, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बना हुआ है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हुई आपके पास। जब अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज होगी आपके पास, तो अट्रैक्टिव फोर्स जब डिक्रीज होगी, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी आपके पास, तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हुई तो आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे बाहर। जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो आप ये कह सकते हो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेसर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कम क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, उतनी कम एनर्जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा यदि आप देखें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस सेल में, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे नज़दीक, फिर पी में, फिर डी और एफ के अंदर तो नेग्लिजिबल होता है, इनकी शेप की वजह से नेग्लिजिबल होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू शेप, इसकी शेप की वजह से। अगला फैक्टर आपके पास आता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। लास्ट फैक्टर आपके पास है दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करो तो
आपको यदि इलेक्ट्रॉन्स मान लो 3s में से निकालना हो, 3p में से निकालना हो, 3d में से निकालना हो, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आपको 3s के केस में देनी पड़ेगी, उसके बाद 3p में देनी पड़ेगी, और सबसे कम एनर्जी आपको 3d में देनी पड़ेगी, क्योंकि s सबसेल जो है, s सबसेल वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है। s न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होती है, s सबसेल न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, और जब नज़दीक है तो वहाँ पर आपको सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी p में, उसके बाद और d में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आपके पास फर्स्ट लेक्चर था आयनाइजेशन एनर्जी का, जिसमें हमने पढ़ा शेप, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कितने टाइप की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।